हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से बासु क्लासेस में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे यूपी टेट, सी टेट तथा सुपर टेट जैसी परीक्षाओं में जो ईवीएस के महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाते हैं उनके बारे में। चलिए शुरू करते हैं। बात करेंगे उत्तर प्रदेश का जो कौन सा ज़िला है जो इत्र अर्थात परफ्यूम के लिए प्रसिद्ध है। तो दोस्तों, उत्तर प्रदेश का जो कन्नौज जिला है वह शुद्ध इत्र, केवड़ा और गुलाब जल बनाने के लिए जो है दुनिया भर में जो है प्रसिद्ध है। बात करेंगे रेगिस्तानी इलाकों में जो बावड़ी का जो निर्माण क्यों किया जाता था। तो दोस्तों, बावड़ी जो है सीढ़ीदार कुएं होते हैं, इनका निर्माण वर्षा जल के संचयन अर्थात वाटर जो हार्वेस्टिंग होती थी और यात्रियों के पीने के पानी की व्यवस्था के लिए ये किया जाता था। बात करेंगे अल ब्रूनी जो है किस देश से भारत आया था और उसने किस चीज़ की जो है प्रशंसा की थी। तो दोस्तों, अल ब्रूनी जो था वह उज्बेकिस्तान से जो है एक यात्री था जो हजार साल पहले जो है भारत आया था। उसने भारत के भव्य तालाब, जल प्रबंधन और वास्तुकला की जो है प्रशंसा की थी। बात करेंगे तरुण भारत संघ जो है उसके संस्था के कमांडर कौन है, यह संस्था क्या कार्य करती है। तो दोस्तों, इसके प्रणेता जो हैं वह हैं राजेंद्र सिंह, जिन्हें जल पुरुष के नाम से जाना जाता है, जिसे वाटरमैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। यह संस्था जो है वह जो पुराने पुराने झील और तालाबों और बावड़ियों का जो पुनर्निर्माण कर जल संरक्षण का कार्य करती है। इन्होंने दोस्तों राजस्थान के अलवर जो ज़िला था उसमें जो है पानी की जो समस्या थी उसको दूर किया था। दोस्तों, बात करेंगे मृत सागर जिसको डेड सी के नाम से जानते हैं, उसकी क्या विशेषता है, इसमें कोई व्यक्ति है वह डूबता क्यों नहीं है। तो दोस्तों, मृत सागर दुनिया का सबसे नमकीन सागर है जिसके 1 लीटर पानी में लगभग 300 ग्राम नमक होता है। अत्यधिक घनत्व के कारण जो है इसका जो पानी का उछाल इतना अधिक होता है कि मनुष्य इसमें तैरता रहता है अर्थात डूबता नहीं है। बात करेंगे मलेरिया रोग की जो खोज है, इसके उपचार के लिए जो दवा बनाई जाती है कुनैन, उसकी छाल का उपयोग किसने सिद्ध किया था। तो दोस्तों, रोनाल्ड डॉस ने यह सिद्ध किया था। मलेरिया मादा एनाफ्लिज नामक मच्छर के काटने से फैलता है, जिसके लिए उन्हें 1902 में जो है नोबेल पुरस्कार मिला। मलेरिया की दवा जो है सिनकोना नामक जो पेड़ है उसकी छाल से बनाई जाती है। बात करेंगे एनीमिया रोग किसकी कमी से होता है, इसके उपचार के लिए क्या खाना चाहिए। तो दोस्तों, एनीमिया रक्त में हीमोग्लोबिन अर्थात आयरन की जो कमी हो जाती है उससे होता है। इससे उबरने के लिए डॉक्टर आंवला, गुड़ तथा हरी पत्तेदार सब्जियां जैसे पालक वगैरह आदि खाने की सलाह दी जाती है। बात करेंगे मिजोरम में की जाने वाली झूम खेती की प्रक्रिया क्या है। तो दोस्तों, झूम खेती काटो और जलाओ किसी पद्धति है। दोस्तों, एक फसल काटने के बाद जब जमीन को कुछ वर्षों के लिए खाली छोड़ दिया जाता है तो वहाँ उगने वाले जो बांस और खरपतवार जो उग आती है अर्थात घास वगैरह को, उसको उखाड़ा नहीं जाता बल्कि काट कर वहीं जला दिया जाता है, जिसकी राख जो होती है वह खाद का काम करती है। बात करेंगे चेराव नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। तो दोस्तों, चेराव नृत्य जो है जो मिजोरम का पारंपरिक नृत्य है। इसमें लोग जमीन पर बांस की डंडियों को लेकर आमने सामने बैठते हैं और ढोल की ताल पर जो डंडियाँ होती हैं उनको जमीन पर पीटते हुए है नाच करते हैं। दोस्तों, बात करेंगे कुडुख कहाँ के आदिवासियों की भाषा है, इसमें तोरांग का क्या अर्थ होता है। तो दोस्तों, कुडुख जो है वह झारखंड के आदिवासियों की भाषा है। इस भाषा में तोरांग का अर्थ होता है जंगल। दोस्तों, सूर्यमणि नामक महिला ने झारखंड में जंगल बचाने के लिए जो तोरांग केंद्र खोला था। दोस्तों, ये कुडुख जो है वह झारखंड के आदिवासियों की भाषा है। बात करेंगे भूगोल, दिशा ज्ञान और विज्ञान से रिलेटेड क्वेश्चन के बारे में। भारत के मानचित्र पर दिल्ली के सापेक्ष जो हिमाचल प्रदेश अर्थात शिमला वगैरह पड़ता है और मध्य प्रदेश जो भोपाल की राजधानी है उसकी दिशाएं क्या होंगी। तो दिल्ली के सापेक्ष शिमला जो है बिल्कुल उत्तर में और भोपाल जो है बिल्कुल दक्षिण में स्थित है। बात करेंगे अरब सागर जो है उसके तट पर स्थित है। भारत के प्रमुख राज्य कौन कौन से हैं। तो गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक और केरल अरब सागर की सीमा जो है वह साझा करते हैं। बात करेंगे बंगाल की खाड़ी से सटे हुए भारत के राज्य कौन कौन से हैं। तो वह है पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु बंगाल की खाड़ी के तट पर यह स्थित हैं। माउंट एवरेस्ट किस देश का भाग है, इसकी ऊंचाई कितनी है। तो दोस्तों, माउंट एवरेस्ट जो है नेपाल का हिस्सा है, इसे सागर माता कहा जाता है। दोस्तों, एनसीईआरटी के अनुसार इसकी जो ऊंचाई है 8,848 मीटर या कुछ स्रोतों में जो है ये 8900 मीटर देखने को मिल जाती है। बात करेंगे बछेंद्री पाल फतेह करने वाली कौन सी महिला बनी है। तो दोस्तों, ये एवरेस्ट पर कदम रखने वाली भारत की पहली और विश्व की जो है 5वीं महिला बनी है। उन्हें ये उपलब्धि
23 मई 1984 को जो है हासिल की थी। कांसा किन दो धातुओं का मिश्र धातु है दोस्तों? ये कांसा तो है जो तांबा और टीन का मिश्रण होता है। प्राचीन काल से इसका उपयोग तोप और मूर्तियों बनाने में होता आ रहा है। पेट्रोलियम से हमें कौन से उत्पाद या उप उत्पाद प्राप्त होते हैं दोस्तों? कच्चे तेल पेट्रोलियम से, रिफाइनरी से हमें एलपीजी अर्थात लिक्विड पेट्रोलियम गैस, केरोसिन, डीजल, पेट्रोल, मोम और वैक्स और कोलतार और ग्रीस प्राप्त होती है। पर्यावरण संरक्षण के अंतर्गत चिपको आंदोलन की जो शुरुआत है वह किसने की थी? तो दोस्तों इसकी शुरुआत उत्तराखंड के रैनी गांव से 1970 के दशक में सुंदरलाल बहुगुणा और चंदी प्रसाद भट्ट और गौरा देवी, ये जो दोस्तों नेतृत्व अर्थात उनके नेता थे जो चिपको आंदोलन के। और ये आंदोलन जो हुआ था वह वनों की कटाई रोकने के लिए किया गया था। लोग जो है उस समय जो थे जब पेड़ काटने आते थे तो लोग जो होते थे वह पेड़ों से चिपक जाते थे। बात करेंगे अमृता देवी बिश्नोई का संबंध किस वृक्ष के संरक्षण से है? तो दोस्तों इसका संबंध राजस्थान के जोधपुर के खिजड़ी गांव में खिजड़ी वृक्षों को बचाने से उन्होंने पेड़ों की रक्षा के लिए अपनी 3 बेटियों की सहित जान दे दी थी। बात करेंगे ग्रीन हाउस गैसें कौन सी हैं वैश्विक तापमान के लिए जिम्मेदार हैं? तो दोस्तों ग्रीन हाउस गैसें जिसमें जो महत्वपूर्ण गैस जो है वह है दोस्तों CO2 अर्थात कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, जलवाष्प और नाइट्रस ऑक्साइड। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों प्रत्येक वर्ष 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस जागरूकता फैलाने के लिए मनाया जाता है। पृथ्वी पर ताजे पानी का जो सबसे बड़ा जल भंडार है वह कहाँ पाया जाता है? तो दोस्तों जो ग्लेशियर और दुबरी बर्फ की जो टोपियों में जो है पृथ्वी का सबसे अधिक मीठा पानी जो है जमा है। सीएनजी का मुख्य घटक क्या है? इन्हें पर्यावरण के अनुकूल क्यों माना जाता है? तो दोस्तों सीएनजी का जो मुख्य घटक है वह है मीथेन अर्थात CH4 दोस्तों। ये पेट्रोल और डीजल की तुलना में बहुत कम धुआं और हानिकारक गैस छोड़ता है, जिससे वायु प्रदूषण जो है वह कम होता है। ओजोन परत वायुमंडल के किस भाग में पाई जाती है और इसका क्या कार्य है? तो दोस्तों ओजोन परत जो है समताप मंडल में पाई जाती है। ये सूर्य से आने वाली जो यूवी रेज अर्थात हानिकारक पराबैंगनी किरणें हों उनको अवशोषित कर लेती है और त्वचा कैंसर से रक्षा करती है दोस्तों। तथा समताप मंडल में जो है वह वायुयान उड़ाने के लिए आदर्श परत मानी जाती है। बात करेंगे वन्यजीव संरक्षण अधिनियम भारत में कब पारित हुआ था? तो दोस्तों यह वर्ष 1972 में वन्य जीवों के अवैध शिकार और व्यापार को रोकने के लिए जो है लागू किया गया था। बात करेंगे रेड डाटा बुक किसके द्वारा जारी की जाती है और उसका रिकॉर्ड क्या होता है? तो दोस्तों IUCN द्वारा जो है रेड डाटा बुक जो है वह जारी की जाती है, जिसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर दोस्तों। इसमें लुप्त काय जो संकटग्रस्त पौधों और प्रजातियों को रिकॉर्ड रखा जाता है। बात करेंगे भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो दोस्तों वह है भारत का जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान जो उत्तराखंड में पड़ता है। जिसे पहले हेली नेशनल पार्क के नाम से जाना जाता था, वर्तमान में जो है इसे रामगंगा नेशनल पार्क भी कहा जाता है। गुजरात के गिर राष्ट्रीय उद्यान में किस जीव का संरक्षण किया जाता है? तो दोस्तों गुजरात के गिर राष्ट्रीय उद्यान में जो एशियाई शेर है उनका जो एकमात्र प्राकृतिक निवास के रूप में यह प्रसिद्ध है। पौधे में प्रकाश संश्लेषण के लिए जो है कौन से 4 तत्व अनिवार्य हैं? तो सूर्य का प्रकाश, क्लोरोफिल जिसको हरित लवण के नाम से जाना जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड और जल, ये 4 तत्व अनिवार्य हैं। केंचुए को किसानों का मित्र क्यों कहा जाता है? तो दोस्तों केंचुए जमीन के अंदर छेद बनाकर उसे पोली अर्थात छिद्रयुक्त बनाते हैं, जिससे हवा और जड़ों तक पानी पहुंचता है और साथ ही वे मृत पत्तियों को खाकर जो है मल निकालते हैं। उससे जो मिट्टी जो है वह उपजाऊ अर्थात वर्मी कंपोस्ट बनती है। जंगलों के अधिकार से जुड़ा जंगल अधिकार कानून कब आया था और यह क्या अधिकार देता है? तो दोस्तों यह कानून 2007 में आया। यह उन आदिवासियों को भूमि का अधिकार देता है जो कम से कम 25 वर्षों से उस जंगल में रह रहे हैं, वहाँ की पैदावार पर अधिकार रखते हैं और उन्हें वहाँ से जो है हटाया नहीं जा सकता। पूरन पोली क्या है और यह कहाँ चाव से खाई जाती है? तो दोस्तों पूरन पोली जो है वह चने की दाल की मीठी रोटियाँ होती हैं जो महाराष्ट्र में विशेषकर त्यौहार पर तीखी कड़ी के साथ जो है परोसी जाती हैं। सूर्यमणि के तोरांग केंद्र का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो दोस्तों सूर्यमणि जो है उस आदिवासियों की संस्कृत, संगीत, जड़ी बूटियों के ज्ञान और कुड़ुक भाषा को जीवित करने के लिए इस केंद्र की स्थापना की थी दोस्तों। ये गर्ल स्टार के नाम से जानी जाती थी। बात करेंगे धड़कन मापने के लिए डॉक्टर किस यंत्र का उपयोग करते थे? एक
दिल 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? तो दोस्तों डॉक्टर स्टेथोस्कोप का उपयोग करते थे जो हृदय की धड़कन को मापने के लिए, तथा एक वयस्क मनुष्य का जो हृदय है 1 मिनट में लगभग 72 बार धड़कता है। नींबू साधारण पानी में डूब जाता है लेकिन नमकीन पानी पर तैरता रहता है, ऐसा क्यों है? तो दोस्तों नमकीन पानी का जो घनत्व है साधारण पानी के घनत्व से अधिक होता है। अधिक घनत्व के कारण जो है पानी नींबू से ऊपर की ओर अधिक बल लगाता है, जिससे वह तैरता रहता है। बात करेंगे ईबीएस शिक्षा 7 अर्थात पेडागॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन के बारे में दोस्तों। एनसीएफ 2005 के अनुसार प्राथमिक स्तर पर ईबीएस पढ़ाने का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो दोस्तों बच्चों के जो स्कूली जीवन को उनके बाहरी दुनिया के वास्तविक अनुभवों से जो है जोड़ना, अर्थात रटंत प्रणाली जो है उसको ख़त्म करना तथा उन्हें पर्यावरण के प्रति संवेदनशील बनाना जो है एनसीएफ 2005 का मुख्य उद्देश्य है दोस्तों। बात करेंगे प्राथमिक स्तर, जिसमें कक्षा 1 और 2 में ईवीएस की कोई अलग पाठ्य पुस्तक क्यों नहीं है? तो दोस्तों कक्षा 1 और 2 में छोटे बच्चों को पर्यावरण की जो जुड़ी अवधारणाएं अलग विषय के रूप में न पढ़ाकर भाषा और गणित के माध्यम से जो है एकीकृत रूप में जो है सिखाई जाती हैं। बात करेंगे प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन का जो पाठ्यक्रम है किन 6 मुख्य थीम में विभाजित है? तो दोस्तों ये 6 मुख्य थीम निम्न प्रकार हैं। परिवार और मित्र, जिसमें फैमिली एंड फ्रेंड्स आ जाते हैं। भोजन आ जाता है। आश्रय, पानी और यात्रा और चीज़ें जो हम बनाते और करते हैं। बात करेंगे परिवार और मित्र थीम के अंतर्गत 4 उपथीम कौन कौन सी हैं? तो दोस्तों 4 उपथीम जो हैं वह है आपसी संबंध, काम और खेल, जानवर और पौधे दोस्तों। ईवीएस की पाठ्य पुस्तकों में सपेरों आदिवासियों का वास्तविक जीवन की कहानियों को क्यों शामिल किया जाता है? तो दोस्तों इसमें जो है इसलिए शामिल किया जाता ताकि बच्चे जो है रूढ़िवादिता से मुक्त होकर समाज के विभिन्न वर्गों के प्रति संवेदनशील बने और वास्तविक जीवन की चुनौतियों को सहानुभूतिपूर्व जो है समझ सकें। बात करेंगे ईवीएस में क्षेत्रीय भ्रमण का क्या कार्य है? तो दोस्तों क्षेत्रीय भ्रमण में बच्चों को वस्तुओं और पर्यावरण का प्रत्यक्ष अनुभव मिलता है, जिससे उनका जो अधिगम होता है वह स्थायी और अर्थपूर्ण बनता है। सतत और व्यापक मूल्यांकन के अंतर्गत जो पोर्टफोलियो है वह क्या है? तो दोस्तों पोर्टफोलियो जो है किसी बच्चे के काम का एक व्यवस्थित क्रमिक संग्रह होता है जो एक निश्चित अवधि जैसे 1 वर्ष में उसकी प्रगति, कलाकृति और असाइनमेंट के रिकॉर्ड को दर्शाता है। यह आकलन का सबसे बेहतरीन साधन है। प्राथमिक स्तर पर ईवीएस शिक्षण का सबसे अनुपयुक्त विधि जो है वह कौन सी मानी जाती है? तो दोस्तों व्याख्यान विधि या परिभाषाओं को जो रटवाना प्राथमिक स्तर पर सबसे अनुपयुक्त होता है। इस आयु में बच्चा जो है अमूर्त व्याख्यानों को समझ नहीं सकता है। बात करेंगे एकीकृत पर्यावरण अध्ययन का क्या अर्थ होता है? तो दोस्तों इसका अर्थ प्राथमिक स्तर पर विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण शिक्षा को जो है अलग अलग न पढ़ाकर एक ही विषय अर्थात ईवीएस के तहत ही पढ़ाया जाता है। पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में खोजपूर्ण प्रश्न जो हैं पूछने का क्या लाभ होता है? तो दोस्तों इसमें बच्चों में चिंतन कौशल, आचरणात्मक जो सोच हो और कल्पनाशीलता का जो है विकास होता है। ईवीएस में मानचित्रण कौशल विकसित करने में बच्चों को क्या लाभ होता है? तो दोस्तों मानचित्रण कौशल से बच्चों में जो है स्थानों की सापेक्ष स्थिति, दिशाओं और दूरियों को समझने की जो समझ होती है वह उनके अंदर विकसित होती है। कक्षा में पाठ पढ़ाने से पहले प्रस्तावना प्रश्न क्यों पूछे जाते हैं? तो दोस्तों बच्चे के जो पूर्व ज्ञान को नए पाठ्य विषय से जोड़ने के लिए, ताकि जो बच्चे हैं उसमें रुचि के साथ उसमें भागीदारी कर सकें। बात करेंगे ईवीएस की पाठ्य पुस्तकों की भाषा कैसी होनी चाहिए? तो दोस्तों भाषा औपचारिक या कठिन नहीं होनी चाहिए, बल्कि बच्चे के दिन प्रतिदिन की जो रोज़मर्रा की जो भाषा है उसके अनुसार बोलचाल की भाषा और घरेलू परिवेश से जुड़ी होनी चाहिए। अधिगम के लिए आकलन और अधिगम का आकलन में क्या अंतर होता है? तो दोस्तों अधिगम के लिए आकलन पढ़ाई के दौरान आकलन होता है, अर्थात उनकी बच्चों की गलतियों को सुधारने के लिए, और अधिगम का आकलन अर्थात सत्र के अंत में बच्चों को अंक या ग्रेड देने के लिए किया जाता है। बात करेंगे पाठ्य पुस्तकों में करके देखो खंड का क्यों दिया जाता है? तो दोस्तों बच्चों में जो है हस्तपरक अनुभव जो है प्रदान करने के लिए, उन्हें स्वयं खोज करने और सीखने के अवसर देने के लिए जो है यह करके देखो जो है खंड दिया जाता है। बात करेंगे यदि कोई बच्चा कक्षा में अपनी मातृभाषा में उत्तर देता है तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? तो दोस्तों शिक्षक को उसकी मातृभाषा को स्वीकार करना चाहिए और उसे हतोत्साहित करने के बजाय उससे सम्मान देना चाहिए, तथा जो बच्चा जो है वह
भाषिकता जो है वह एक संसाधन के रूप में जो है कार्य करती है। कक्षा में बात करेंगे प्राथमिक कक्षा में पर्यावरण का अध्ययन में कविताएं और कहानियों का प्रयोग क्या महत्व है। तो दोस्तों यह विषय वस्तु को रोचक और प्रासंगिक बनाता है, जिससे बच्चों की जो है कल्पना शक्ति और भाषाई कौशल जो हैं वह सुदृढ़ होते हैं। बात करेंगे पर्यावरण अध्ययन की जो प्रकृति है वह कैसी है, अनुशात्मक या अंतःविषयक। तो दोस्तों इसकी जो प्रकृति अंतःविषयक है, क्योंकि यह विभिन्न विषयों जैसे विज्ञान, भूगोल, नागरिक शास्त्र को ज्ञान को जो है आपस में जोड़ने का काम करती है। बात करेंगे असाइनमेंट का या दत्त कार्य देने का प्राथमिक उद्देश्य क्या होना चाहिए। तो दोस्तों बच्चे की मुख्य अवधारणाओं के विस्तार को अभ्यास देने के लिए, अधिगम विस्तार के जो अवसर प्रदान करने के लिए जो है असाइनमेंट या दत्त कार्य का जो उपयोग होता है। बात करेंगे कक्षा में लैंगिक रूढ़िवादिता को कम करने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए। तो दोस्तों शिक्षक को लड़के और लड़कियों दोनों को समान रूप से गैर पारंपरिक भूमिकाओं में भाग लेने के लिए जो है प्रेरित किया जाना चाहिए। जैसे लड़कों को खाना पकाने और लड़कियों को जो है खेल या नेतृत्व करने का काम देना चाहिए। बात करेंगे उपाख्यानात्मक अभिलेख क्या होते हैं। तो दोस्तों इसमें बच्चे के जीवन की महत्वपूर्ण घटनाएं, जिनके उनके व्यवहार, स्कूल, उनके द्वारा की गई जो विशिष्ट क्रियाओं का लिखित संक्षिप्त विवरण या डायरी जो के रूप में जो है तैयार किया जाना चाहिए, जो है वह उपव्याख्यानात्मक अभिलेख होते हैं। दोस्तों बात करेंगे कक्षा में सक्रिय भागीदारी से क्या तात्पर्य होता है। तो दोस्तों जब बच्चा केवल मूक श्रोता न रहकर स्वयं प्रश्न पूछता है और चर्चाओं में भाग लेता है तथा प्रयोग करता है और सामूहिक कार्य करता है, तो यह सक्रिय भागीदारी कहलाती है। बात करेंगे पाठ्य पुस्तकों में दी गई गतिविधि का जो मुख्य उद्देश्य क्या होता है। तो दोस्तों बच्चों के संज्ञानात्मक और गत्यात्मक रूप से जो है व्यस्त रखना, ताकि वह स्वयं जो है ज्ञान का निर्माण कर सकें। यह पाठ्य पुस्तकों में जो गतिविधि दी गई है उसका मुख्य उद्देश्य होता है। बात करेंगे आकलन की चेकलिस्ट का तकनीकी उपयोग कब किया जाता है। तो दोस्तों जब शिक्षक को यह देखना हो कि बच्चे किसी कार्य में विशिष्ट कौशलों या मानदंडों को जो पूरा किया है कि नहीं किया है, उसको रिकॉर्ड के रूप में जो है रखना, वह आकलन की चेकलिस्ट का उपयोग किया जाता है। बात करेंगे एनसीएफ 2005 के अनुसार ज्ञान को केवल पाठ्यपुस्तकों तक न सीमित रहकर जहाँ तक ले जाना चाहिए। तो दोस्तों ज्ञान को समुदाय और वास्तविक जीवन की जो व्यवहारिक परिस्थितियों तक ले जाना चाहिए, ताकि बच्चे जो हैं एक जिम्मेदार नागरिक बन सकें। अगर दोस्तों ये आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें तथा अपने दोस्तों को भी शेयर करें तथा अपना सुझाव देने के लिए कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।